जरा दिल्ली के उन सत्ता के गलियारों की कल्पना कीजिए जहां नीतियां बनती हैं और देश का भविष्य तय होता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे ही विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने इन गलियारों में एक वैचारिक भूचाल ला दिया था। हम बात कर रहे हैं भारत की न्यायाधिकरण प्रणाली, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सिस्टम भी कहते हैं, और इसके ऐतिहासिक संवैधानिक विकास की। ये ऐसी कहानी है जहां देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी हमारी संसद और देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आकर खड़े हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। मानसिक पटल पर जुलाई 2021 का वो दृश्य उकेरिए। देश की सर्वोच्च अदालत ने 2-1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक और आक्रामक फैसला सुनाया। उन्होंने न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021, जिसे ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट भी कहते हैं, उसके कई अहम प्रावधानों को सीधे तौर पर रद्द कर दिया। न्यायपालिका ने बड़ी बेबाकी से कहा कि ये अधिनियम न्यायिक स्वतंत्रता के लिए एक सीधा खतरा है। कोर्ट का मानना था कि ये शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 50 की बिल्कुल मूल भावना है। इस पूरे विवाद में सुप्रीम कोर्ट की इस तीखी टिप्पणी पर जरा गौर कीजिएगा। अदालत ने विधायिका पर सीधा आरोप लगाया कि उसने पहले से रद्द किए गए नियमों की जो खामियां थी, उन्हें बस उठाया और एक नए आवरण में एक नए लेबल के साथ पेश कर दिया। कोर्ट ने इसे संवैधानिक सर्वोच्चता यानी डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की सीधी अवहेलना माना। तो फिर सवाल उठता है कि आज की स्थिति क्या है। देखिए, जब तक संसद कोई नया कानून नहीं ले आती, तब तक मद्रास बार एसोसिएशन के वर्ष 2020 के चौथे मामले, जिसे MBA 4 कहते हैं, और 2021 के 5वें मामले यानी MBA 5 के सख्त न्यायिक निर्देश ही इस देश का कानून बने रहेंगे। और हाँ, कोर्ट ने बहुत सख्ती से ये भी स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार को 4 महीने के भीतर एक स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग यानी नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन का गठन हर हाल में करना ही होगा। आइए अब इस कहानी के दूसरे खंड में चलते हैं और इस पूरी ट्रिब्यूनल प्रणाली की उत्पत्ति के पन्नों को पलटते हैं। उन्हीं अदालतों को राहत देने के लिए इन ट्रिब्यूनल्स को एक खास रिलीफ वाल्व के रूप में गढ़ा गया था। ये दरअसल न्यायिक या अर्ध न्यायिक यानी क्वासी जुडिशियल निकाय होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनके पास अदालत जैसी शक्तियां तो होती हैं, लेकिन इनकी प्रक्रिया पारंपरिक अदालतों की तरह उलझी हुई नहीं, बल्कि कम औपचारिक और बहुत तेज होती है। क्या आप जानते हैं कि इस वैकल्पिक न्याय प्रणाली का सबसे पहला बीज कब बोया गया था? ये बात है स्वतंत्रता से भी पहले, वर्ष 1941 की। तब पहली बार आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी। उस दौर के जो उलझे हुए टैक्स विवाद थे, उन्हें सुलझाने के लिए ये एक बहुत ही शानदार और आवश्यक नवाचार था। 1969 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी सिफारिश की। फिर 1976 में आई मशहूर स्वर्ण सिंह समिति। इसके बाद 1980 के दशक में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिसे हम कैट कहते हैं, और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी सैट अस्तित्व में आए। कहानी में बड़ा मोड़ 2017 में आया, जब वित्त अधिनियम के जरिए ट्रिब्यूनल्स की संख्या 26 से घटाकर 19 कर दी गई। और फिर 2021 का वो विवादित अधिनियम आया जिसने 9 ट्रिब्यूनल्स को हमेशा के लिए समाप्ति कर दिया। ऐतिहासिक सफर के बाद हमारे तीसरे खंड में बात करते हैं इनकी संवैधानिक स्थिति और इनके असली महत्व की। यहाँ पर 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम एक मील का पत्थर है। इसी ने संविधान में 2 बेहद अहम अनुच्छेद जोड़े। अनुच्छेद 323A विशेष रूप से केवल सरकारी कर्मचारियों यानी लोक सेवकों के सेवा मामलों को देखता है। वहीं 323B कराधान और भूमि सुधार जैसे बाकी बड़े विषयों को कवर करता है। तो आखिर ये ट्रिब्यूनल्स हमारे लिए इतने अहम क्यों हैं? देखिए, न्याय के सुचारू रूप से बहने के लिए, उदाहरण के तौर पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण या कैट सरकारी कर्मचारियों के मामलों को चुटकियों में सुलझाता है। वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT पर्यावरण से जुड़े गंभीर और तकनीकी मामलों में अपनी गहरी समझ और तेजी का एक बेजोड़ उदाहरण पेश करता है। इस बुनियादी समझ के बाद अब चौथे खंड में हम उस मुख्य कानूनी संघर्ष के केंद्र में प्रवेश करते हैं। जरा इस संस्थागत टकराव को इन आंकड़ों के चश्मे से देखिए। न्यायपालिका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि अगर आपको स्वतंत्र और विशेषज्ञ फैसले चाहिए तो कार्यकाल कम से कम 5 साल होना चाहिए और नियुक्ति के लिए न्यूनतम 10 वर्ष के अनुभव वाले वकीलों को मौका मिलना चाहिए।
इस पूरे युद्ध में सबसे तीखी लकीरें इस बात पर खींची हैं कि आखिर नियुक्तियों का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होगा। कुल मिलाकर ये सत्ता के गलियारों की एक ऐसी दिलचस्प रस्साकशी है जिसमें जीत हमेशा सिर्फ और सिर्फ संविधान की ही होती है, चाहे मुद्दा ट्रिब्यूनल के सदस्यों के कार्यकाल का हो या फिर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का। संस्थाओं के बीच का ये निरंतर घर्षण ही वो सुरक्षा कवच है जो ये सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र के किसी भी एक स्तंभ के पास कभी भी निरंकुश तानाशाही की ताकत ना आ सके। आज के दौर में जैसे जैसे इन विशेषज्ञ ट्रिब्यूनल्स की ताकत और अहमियत बढ़ रही है, क्या संसद और न्यायपालिका के बीच जो आपसी सम्मान की ये बहुत ही नाजुक परंपरा है, वो सत्ता के इस आधुनिक और तीखे परीक्षण को सह पाएगी? लोकतंत्र के इस निरंतर चलते परीक्षण पर विचार करना अब हम सबका दायित्व है। इस वैचारिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।